दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक पाठ है। हम पहले लेखक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए उसको विश्लेषित करेंगे और एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार रहे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह हैं। और पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है। बकरी, अब गरीबी हटाओ, ये उनके नाटक हैं। भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं। चरखे और चर्चे उनके लेखों का संग्रह है जो कि दिनमान में उनके द्वारा लिखे जाते थे। बाद में उन्हें संकलित कर गया निकाला गया। दिनमान एक साप्ताहिक बड़ी चर्चित पत्रिका रही है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ये जो संस्मरण, ये जो पाठ जो अभी संकलित है उसके बारे में, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी कि यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर कामिल बुल्के की पूरी संरचना को आप पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो एक ऐसे विदेशी व्यक्ति जिन्होंने राम कथा को, हिंदी को बहुत संबल दिया यहाँ आकर के। इस संस्मरण में हम उनकी कुछ छोटी चीज़ें जो सर्वेश्वर सक्सेना जी ने अनुभव की उनके बारे में एक संक्षिप्त लेख है, उसको हम पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था।
जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? ये सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफ़ेद झाइयाँ मारती बूढ़ी, भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली में जाते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास जो भी व्यक्ति आता था हर तरीके से वो सहयोग करते थे और सबसे स्नेह रखते थे। किसी के प्रति कोई वैर भाव उनमें नहीं था। सबके प्रति एक स्नेह, एक प्रेम, भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति, हमारे देश के न होने के बावजूद भी हमारे देश से अभिन्न नहीं लगते थे वो। तो उन सब के प्रति एक लगाव था, तो उस कारण से लोगों का स्नेह उमड़ता था उनके ऊपर। तो उन्हें जहर दिया गया, उनकी मृत्यु इस कारण से हुई। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा क्यों, उनके लिए ये सब चीज़ें क्यों? फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक संस्था थी, साहित्यिक संस्था। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी कि बड़ा स्नेह था सबके प्रति उनका। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी थे। तो यहाँ से पता लगता है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और सन्यासी बनने का विचार उनके मन में आया। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। भारत में आए तो भारत के होकर के रह गए। उन्होंने कभी अपने आप को भारत से अभिन्न नहीं समझा, अलग नहीं समझा। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल, जहाँ के वो थे। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। बहन की शादी की चिंता में कभी कभी वो डूब जाते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे, यानी कि पूरे जीवन भर फिर वो भारत रहे।
लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अर्थात सब कुछ मोह माया त्याग दिया है, तो अब क्या मुझे सोचना किसी के बारे में। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ये उनकी इच्छा थी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास, इस पर उन्होंने पीएचडी की। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। 47 वर्ष तक भारत में रहे और कुल 73 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया और भारत में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकट्ट तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। कितनी महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी बात है। एक हिंदी भाषी देश से होने के बावजूद भी उस देश से, भारत से और हिंदी से इतना प्रेम, इतना लगाव कि उसे राष्ट्रभाषा बनना चाहिए, और उसके लिए खूब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, प्रयास किए। जबकि जो हिंदी भाषी थे उन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। और अक्सर वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन क्रोध और गुस्सा करते थे तो इसी बात पर करते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन रही है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरती विरल शांति भी। आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर एक बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया।
जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाँव थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पाद्रीगण, उनके बीच से में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। यानी कि उस समय के जो नामचीन साहित्यकार थे, हिंदी के विद्वान थे, वो सभी वहाँ एकत्रित हो गए थे। चूँकि फादर कामिल बुल्के हिंदी से बड़ा प्रेम करते थे, तो जितने भी हिंदी भाषी थे, हिंदी के साहित्यकार थे, उन सब के साथ उनका जमावड़ा होता था, मिलना जुलना होता था। देश में कहीं पर भी कोई भी कार्यक्रम हो, वो वहाँ चले जाते थे, उन्हें बुलाया जाता था ससम्मान, और उनसे लोग मिलने आते रहते थे। तो ये सब सिलसिला था। इस कारण से उनके देहांत पर लोग उनसे अगाध प्रेम करते थे, इसलिए आए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यानी कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जो उपस्थित थे वो, और जो घरों में थे नहीं पहुंच सके वो लोग, अथाह लोग रोए थे उनकी विदाई के समय में। इस तरह हमारे बीच से वे चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। सबके साथ उनका एक जीवन स्मरण है, जिन्होंने भी उनके साथ कुछ पल, कुछ घंटे या कुछ दिन व्यतीत किए हैं। एक बहुत ही स्नेहमयी, हिंदी से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व के पुंज का देहांत हुआ। तो उनकी स्मृति को निश्चित रूप से बहुत आसान नहीं है भुलाना। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया एक स्मृति लेख है फादर कामिल बुल्के की स्मृति में। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य हिंदी के टॉपिक को लेकर के, तो आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।